सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों, जो राजस्थान का इतिहास अपने पढ़ रहे थे, तो मेवाड़ के इतिहास में पार्ट 4 अपना कंप्लीट हो गया था। महाराणा प्रताप तक दोस्तों हमने ये कवर अप कर लिया था। अब आगे अपने दो मेवाड़ का इतिहास है, इसके बाद एक क्लास हो रहेगी, तो 6 क्लासों में आपका जो मेवाड़ का इतिहास है यहाँ पे पूरा हो जाएगा। उसके बाद मैं आपकी कंबाइन वीडियो भी डाल दूंगा, जिसमें आप एक क्लास में भी पूरा इतिहास पढ़ सकते हो मेवाड़ का। सिर्फ बात करें तो बाकी अलग अलग पढ़ोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फिर इसके अलावा दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो मैं यहाँ पे आपको नोट डाउन करवाता चलता हूँ कि बार बार क्वेश्चन कहाँ से आता है। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी के लिए दोस्तों यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख सकते हो। जनरल साइंस की जो राजस्थान का भूगोल है नए जिलों के अनुसार, वो भी। अब महाराणा प्रताप के बाद दोस्तों अगले जिनके उत्तराधिकारी आते हैं वो अमर सिंह आते हैं। और अमर सिंह है ना, स्टार्टिंग में ही है ना, जैसे दिवेर का युद्ध था उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, जहाँ पे अकबर के चाचा को एक भाले के वार से इन्होंने मार दिया था। अब बात करते हैं दोस्तों अमर सिंह के बारे में, आज अपने पढ़ेंगे, जिनका शासनकाल 1597 से 1620 ईस्वी तक यहाँ पे रहता है। कब से? 1597 से 1620 ईस्वी तक यहाँ पे इनका शासनकाल रहता है। अमर सिंह की बात करें दोस्तों, तो मुगलों के विरुद्ध अनेक अभियानों में यहाँ पे भाग लेते हैं ये। और दिवेर के युद्ध में दोस्तों हमने बात करी ली इनके बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में पूरी डिटेल से नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में अपने पहले पढ़ चुके हैं, दिवेर का युद्ध का अपने अच्छे से। फिर इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ पे 1599 की बात आती है कि शाहजहाँ है ना, जो सलीम जहांगीर के नाम से जाना जाता है, मेवाड़ पर आक्रमण के लिए आया, लेकिन यहाँ पे उसे सफलता नहीं मिली। ठीक है, फिर जहांगीर जैसे ही शासक बना, पहले जहांगीर को बेचा गया, फिर जहांगीर खुद शासक बना 1605 ईस्वी में। तो वो जैसे परवेज खां, आसफ खां, जफर बेग, सभी के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। लेकिन वहाँ भी उन्हें अच्छे तरीके से सफलता नहीं मिलती। देखो, 1599 में जो जहांगीर को मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा गया, वो प्रॉपर तरीके से असफल यहाँ पे रहता है। इसके बाद अगर अपने बात करें दोस्तों कि जहांगीर खुद यहाँ पे शासक बना 1605 में, तो यहाँ पे बनते ही परवेज, आसफ खां, जाफर बेग, इन सब के नेतृत्व में पुनः मेवाड़ अधीन करने का प्रयत्न करता है, लेकिन यहाँ भी उसे सफलता प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ भी जहांगीर क्या रहता है? असफल रहता है। अब दोस्तों क्या कहानी आती है आगे कि 1608 ईस्वी की बात आती है। इसके बाद महावत खां को मेवाड़ पे आक्रमण के लिए भेजा। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे सफलता नहीं मिली। 1609 ईस्वी में अब्दुल्ला आता है। फिर 12 में दोस्तों आपके राजा बासु आता है। 13 की बात करें तो दोस्तों मिर्ज़ा अजीज कोका, ये सभी यहाँ पे इस क्रम में आते हैं मेवाड़ पे आक्रमण के लिए। ये आपको नहीं याद रखना, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली चीज़। फिर इसके बाद बात करें दोस्तों, ये खुद है ना, अब जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचता है। ये जो दिल्ली में जहांगीर बैठा है, ये जहांगीर पहले कहाँ पे जाता है? देखो, जहांगीर स्वयं में दोस्तों यहाँ पे क्या करेगा? पहले अजमेर पहुंचेगा। अजमेर पहुंच के ये क्या करेगा? इसका बेटा है ये खुर्रम, जो शाहजहाँ है के नाम से जाना गया था आगे इतिहास में अगर बात करें तो। खुर्रम शाहजहाँ के तो अपने जो शहजादा कह सकते हैं, इसका कुछ ही बेटा कह लो, ये शहजादा बोलता था इसको। इसको क्या है कि मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि खुर्रम एक बहुत बड़ी सेना लेकर मेवाड़ की ओर बढ़ता है। अब यहाँ पे जो अमर सिंह है, ये भी पूरे अच्छे से तरीके से यहाँ पे इनको सामना करते हैं। लेकिन ये जो खुर्रम है ना, ये यहाँ पे क्या करता है? मेवाड़ पे आगजनी कर देता है, पूरी यहाँ पे लूट मार करता है खुर्रम। ठीक है, पूरे तरीके से मतलब मेवाड़ को अस्त व्यस्त कर देता है। अब यहाँ पे दोस्तों सारे मेवाड़ वाले भी जितने भी सामंत थे ना, यहाँ से ऊब गए थे, क्योंकि उनकी जो सारी जागीरें थी वो वीरान हो गई थी। अब उन वो क्या करते हैं कि अमर सिंह का जो बेटा आता है ना, या अगला इसका उत्तराधिकारी जो करण सिंह होता है, इसको कहते हैं कि तुम संधि करवाओ इससे, फिर ये सिस्टम सही होगा। तो अमर सिंह तो संधि करने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि लास्ट में दोस्तों अमर सिंह को यहाँ पे संधि करनी ही पड़ी करण सिंह के कहने पे। तो अमर सिंह का पुत्र आता है करण सिंह। तो अमर सिंह करण सिंह के कहने पे है ना दोस्तों, यहाँ पे संधि तो कर लेता है, लेकिन इसे अंदर ही अंदर आत्मग्लानि
होती है कि मैंने क्यों किया, क्योंकि देखो जो महाराणा प्रताप के साथ लड़ चुके हैं तो वो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि हम मुगलों के साथ यहाँ पे संधि करें। तो 5 फरवरी 1615 ईस्वी की बात आती है। इस संधि के प्रथम, याद रखना कि प्रथम मुगल मेवाड़ संधि कब हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाएगा। तो 1615 ईस्वी में प्रथम मेवाड़ मुगल संधि होती है। इसके अलावा दोस्तों इस संधि के तहत क्या होता है कि आप चित्तौड़ जो है उसका निर्माण कार्य नहीं करा सकते, जैसा पड़ा है उसी कंडीशन में रहेगा। इसके अलावा जो युवराज है वो मुगल दरबार में रहेगा, मतलब जो कर्ण सिंह है वो वहाँ पे मुगल दरबार में उपस्थित रहेगा। ठीक है, जो महाराणा है वो शाही दरबार में उपस्थित नहीं होंगे, लेकिन युवराज को मुगल दरबार में भेजने की यहाँ पे शर्त थी। तो ये दो शर्तें मानी गई यहाँ पे। तो इसके तहत संधि की गई और 90 वर्षों का दोस्तों जो संघर्ष चल रहा था ना मेवाड़ मुगल का, वो यहाँ पे ख़त्म हो गया और संधि होगी 1615 ईस्वी में। इसके बाद क्या बात आती है कि चित्तौड़ दुर्ग का मेवाड़ को लौटा गया, मरम्मत नहीं, ये वही कंडीशन है जो मैंने अभी आपको बताई। ठीक है, अमर सिंह को आत्मग्लानि हुई, राजकाज में रुचि लेना बंद कर दिया और अंत में दोस्तों 26 जनवरी 1620 को आहड़ में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई। और इनका एक राज्याश्रित था जिस जीवाधार। अब ये रचना आपसे इंपॉर्टेंट है, अमर सागर की रचना किसने की, जीवाधार ने की। तो ये जरूर आप याद रखोगे कि अमर सागर की रचना जीवाधार के द्वारा की जाती है। अब कर्ण सिंह की बात करेंगे। ठीक है, इसी के कहने पे मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछे कि मेवाड़ मुगल संधि किस शासक के समय हुई, तो आंसर आपका अमर सिंह रहेगा। तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो महाराणा जो कर्ण सिंह आते हैं, ये 1620 से 1628 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे ही इनका राज्याभिषेक होता है ना, तो जहांगीर राणा की पदवी का यहाँ पे फरमान करता है और खिलकत आदि इसको भेजता है। जो मेवाड़ का अगर आपसे पूछ ले कि पहला शासक जो शासक बनने से पहले यहाँ पे मुगल दरबार में रहा, तो वो महाराणा कर्ण सिंह आएंगे। और जहांगीर द्वारा इन्हें राणा की क्या पदवी का फरमान किया गया, तो ये भी पहला शासक ही था मेवाड़ का। अब मेवाड़ मुगल ढांचे पर, अब यहाँ पे क्या होता है कि अब ये शासक बन गया। शासक बनने के बाद दोस्तों क्या बात हुई कि जो कर्ण सिंह है मुगल ढांचे पर राज्यों के परगनों में बांटा। अब जो ये पूरा राज्य है, प्रशासन व्यवस्था है, अब ये इम्पोर्टेंट है। तो किसके समय राज्यों को पूरा परगनों में बांटा इसने, ठीक है, किस में बांटा, परगनों में बांटा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे उनके अंगत कई गांव, अब इन परगनों में इसने क्या सम्मिलित कर दिए, गांव। तो मेन इसकी ये प्रशासन व्यवस्था हो गई। ठीक है, तो ये किसके समय, कर्ण सिंह के समय की गई। इसके अलावा इसने क्या किया गया, इन परगनों में पटेल पटवारी चौधरी भी नियुक्त किए गए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर एग्जाम की दृष्टि से अगर अपने बात करें दोस्तों। तो पटेल पटवारी चौधरी नियुक्त किए गए, नई बस्तियां बसाई और बेघर को यहाँ पे आर्थिक सहायता भी कर्ण सिंह के द्वारा यहाँ पे दी गई। मतलब जो व्यापार वाणिज्य को गति दी इसने और राज्य में एक प्रकार से सुख शांति स्थापित हुई। अब यहाँ पे क्या है कि जो शाहजहाँ है, ये जहांगीर अपने पिता के विरुद्ध क्या करता है, विद्रोह करता है 1623 में। तो कर्ण सिंह क्या करता है, उसे पिछोला झील के महलों में पनाह देता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो जहांगीर है, शाहजहाँ है सॉरी, शाहजहाँ को पिछोला झील के महलों में रुकने के लिए जगह दी। और जो शाहजहाँ क्या करता है, अपने पिता के विरुद्ध, जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करता है और मांडू के मार्ग से उसे दक्षिण की ओर भेज दिया गया। और 1628 में दोस्तों कर्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि जो निर्माण कार्य है वो इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या यहाँ पे निर्माण कार्य कर्ण सिंह के द्वारा करवाए गए। दिलकुश महल, कर्ण विलास, ठीक है, दिलकुश महल, कर्ण विलास, बड़ा दरी खाना आदि में यहाँ पे आपको मुगल स्थापत्य प्रभाव भी दिख जाएगा। मृत्यु 1628 में इनकी हो ही गई थी। तो ये प्रमुख निर्माण कार्य है इन्होंने करवाए। इसके अलावा मुगल मेवाड़ संबंध में कर्ण सिंह ने कूटनीति से यहाँ पे काम लिया, ये भी सुनने को आता है। और मुगलों के आंतरिक मामलों में रुचि लेने वाला अगर आपसे मेवाड़ का प्रथम शासक पूछ ले तो भी कर्ण सिंह ही आएगा। लेकिन संधि के समय शासक अमर सिंह था। तो इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। अब अपने बात करते हैं दोस्तों महाराणा जगत सिंह की। जगत सिंह की जब अपने बात करते हैं तो इनका शासनकाल दोस्तों 1652 से 1680 ईस्वी तक रहता है।
ठीक है। अब जो जगत सिंह है, ये क्या है कि पिछोला झील में जगनिवास नामक महल बनवाए। तो पिछोला झील के पास यहाँ पे जगन्नाथ महल बनाए। इसके अलावा जो जगन्नाथ राय मंदिर है और या जगन्नाथ राय प्रशस्ति है, जिसकी रचना कृष्ण भट्ट के द्वारा की गई, वो इन्हीं के शासनकाल के समय की। और जो जगदीश मंदिर है ना, इसका वास्तुकार अगर पूछ ले तो कौन था? बाण। और नागर शैली की पंचायतन शैली में ये बना हुआ था। ठीक है। जो जगदीश मंदिर है उसका वास्तुकार बाण था। ये बाण नहीं है, बाण लिख लो इसको। जो वास्तुकार था वो कौन सा था? बाण। तो बाण इसका यहाँ पे दोस्तों वास्तुकार आएगा। नागर शैली की पंचायतन शैली में बना हुआ था। जगत सिंह प्रथम ने चित्तौड़ दुर्ग की यहाँ पे मरम्मत का कार्य प्रारंभ करवाया था। ठीक है, पूरा करवाया नहीं क्योंकि इनकी संधि थी। अब इसके बाद दोस्तों जो शासक बनता है ना, वो बनता है महाराणा राज सिंह। ये इंपॉर्टेंट आते हैं। महाराणा राज सिंह की अगर अपने बात करें तो 1652 से 1680 इनका शासनकाल रहता है। अब यहाँ पे 1652 ईस्वी में ये शासक बना तो शाहजहाँ ने उनके गद्दी नशीनी के समय राणा का खिताब दिया। इसके अलावा 5000 जात व सवार का यहाँ पे मनसब भी इसके द्वारा दिया गया। लेकिन राज सिंह शासक बनते ही क्या हुआ कि चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत के कार्य को पूरा करवाने का निश्चय किया। राज सिंह कहता कि इसको निर्माण कार्य तो अपने करवाएंगे करवाएंगे। लेकिन जो मुगल सम्राट था, 1615 वाली संधि के तहत उसको ये सही नहीं लगा। वो 30,000 की सेना भेजता है सादुल्ला खां के साथ और वापिस है ना इस पे आक्रमण के लिए भेजता है चित्तौड़ पे। फिर राज सिंह को ये संघर्ष उचित नहीं लगा कि अभी तो सिस्टम थोड़ा बेटर है सही, अभी से वो वापस बिगड़ जाएगा। फिर निर्माण कार्य रुकवा दिया गया। ठीक है। और जो जितना करवाया था वो वापस यहाँ पे ढा दिया गया। देखो यहाँ पे मेवाड़ का शासक राज सिंह है और निर्माण कार्य चालू करवाया, बुर्ज ढा दिए, सादुल्ला खां को भेज जा 30,000 सैनिकों के साथ। वही बात यहाँ पे लिखी गई है। अब क्या बात आती है कि दोस्तों अब यहाँ पे उत्तराधिकारी का युद्ध होता है 1658 में, जो मुगल शहजादों के बीच हुआ। तब औरंगजेब और वैदारा महाराणा को अपनी अपनी ओर से युद्ध में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया। दोनों ने किया, औरंगजेब ने और दारा शिकोह ने भी। मगर यहाँ पे दोस्तों जो राज सिंह है, महाराणा किसी का भी यहाँ पे समर्थन नहीं करना चाहता था, क्योंकि विपक्ष विजयी हो जाए तो वो मेवाड़ के लिए नई समस्या यहाँ पे उत्पन्न कर सकता था। तो किसी के साथ नहीं थे यहाँ पे राज सिंह अगर बात करें। फिर इसके बाद क्या हुआ कि दोस्तों जो ये उत्तराधिकारी युद्ध है किसी का साथ नहीं दिया। ठीक है। अब यहाँ पे एक आगे जो शासक बनता है ना, वो यही बनता है, ये जीत जाता है। अब ये शासक बनता है ना, तो ये विवाह करवाना चाहता था चारुमती के साथ। ठीक है, औरंगजेब चारुमती के साथ यहाँ पे विवाह करवाना चाहता था, जो थी किशनगढ़ की राजकुमारी। कहाँ की? किशनगढ़ की। लेकिन यहाँ पे राज सिंह को ये बात पता चलती है, ये पहले ही यहाँ पे इसे विवाह करवा लेता है चारुमती से। तो इससे दोस्तों ये औरंगजेब है ना, थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि इसने तो सारा मतलब काम बिगाड़ दिया, या इसके संबंध है ना थोड़ा इसके साथ बिगड़ जाते हैं। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने किसका साथ दिया, तो मारवाड़ का यहाँ पे साथ दिया। जब मुगल मारवाड़ संघर्ष हुआ तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये एग्ज़ाम में आपसे ऐसे पूछेगा कि मुगल मारवाड़ संघर्ष में मेवाड़ के समय मेवाड़ के किस शासक ने यहाँ पे मारवाड़ का साथ दिया, या किसका साथ दिया, कैसे भी पूछ सकता है। तो वो अपने आएंगे राज सिंह। तो राज सिंह ने यहाँ पे दोस्तों जो साथ दिया था वो मारवाड़ का दिया था। फिर 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब राज सिंह के सेनापति आते हैं। इनके समय एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है। आड़ी रानी सैल कवर के बारे में आपने सभी ने सुना होगा। देखो इनके सेनापति आते हैं रावल रतन सिंह चुंडावत। ठीक है, रावत रतन सिंह चुंडावत जो सलूम्बर के होते हैं। इनका विवाह होता है सरदार संग्राम सिंह की पुत्री हाड़ी रानी, जो सैल कंवर के नाम से जानी जाती है, इनसे विवाह होता है। विवाह के 2 दिन बाद ही है ना रतन सिंह को युद्ध लड़ने जाना था। 2 दिन ही हुए थे और युद्ध लड़ने जाना था। और तो पत्नी के प्रति मोह में वशीभूत होकर उसने पत्नी से निशानी मांगी। अब ये क्या है कि ये युद्ध लड़ने जा रहा था तो अपनी पत्नी से निशानी मांगी, कोई निशानी दे दो जिससे मेरे को ऐसा लगे कि हाँ तुम मेरे पास ही हो।
तो देखो, आपने एक दोहा सुना होगा कि चूड़ावत मांगी सैनानी, सिर काट दे दियो छतरानी। मतलब जो चूड़ावत सरदार है, इनको यहाँ पे सैल कवर से अपनी निशानी मांगी, तो इन्होंने अपना सिर काट के थाली में रख के दे दिया कि ये ले जाओ निशानी। ठीक है। तो ऐसे भी दोस्तों महिलाएं हुए पराक्रमी। अगर बात करें राज सिंह द्वारा धारण उपाधि, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो विजय कटकातु की उपाधि किसने धारण की? राज सिंह के द्वारा दोस्तों। राम निर्माण कार्य की बात करें तो इनकी पत्नी आती है राम रस्ते, इन्होंने जया बावड़ी और जो त्रिमुख बावड़ी है इसका निर्माण करवाया, जो त्रिमुख बावड़ी के नाम से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, राजसमंद झील का निर्माण जो कि गोमती नदी के पानी को रोक कर किया गया। तो ये याद रखना कि किस नदी के पानी को रोक के किया गया? गोमती नदी के अकाल राहत कार्य के लिए किस झील का निर्माण? राजसमंद झील का। राजसमंद प्रशस्ति जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है वो भी इनके द्वारा मनाई गई। इसके अलावा राजसमंद झील के उत्तर का जो किनारा है ना, यहाँ पे नौ चौकी पाल है, इस पाल पे ही आपको राज प्रशस्ति शिलालेख मिलेगा, जिसकी भाषा संस्कृत है, ये पढ़ चुके हैं अपने जितने भी शिलालेख है। रणछोड़ भट्ट इसकी रचना करते हैं। 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर दोस्तों ये खुदी हुई है राज सिंह प्रशस्ति, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ये भी बार बार पूछा जाता है कि जो राज प्रशस्ति है इसका निर्माण किस शासक के समय हुआ, रचयिता कौन था? रणछोड़ भट्ट था। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो राज सिंह है इसके शासनकाल में जो दाऊ जी महाराज है, मथुरा से श्रीनाथ जी और द्वारकाधीश की भी यहाँ पे मूर्ति लेके आए, क्योंकि उस समय औरंगजेब क्या कहे, अब देखो इसके समय जो शासन था वो दिल्ली में औरंगजेब का था। अब औरंगजेब यहाँ पे दोस्तों पूरे भारत में है ना यहाँ पे मंदिर तोड़वा रहा था। कभी कहाँ से मंदिर तोड़वा रहा है, कभी कौन से मंदिर, तो सारे मंदिर यहाँ पे तोड़वा दिए थे। अब यहाँ पे क्या है कि जो श्रीनाथ जी की मूर्ति लेके आए थे, द्वारका, श्रीनाथ जी और द्वारकाधीश की मूर्ति लेके आए थे। अब यहाँ पे दोस्तों जो सांबर का, ये तो शिलालेख की तो हमने बात कर ही ली यहाँ पे, इस संसार का सबसे बड़ा जो शिलालेख है वही है। अब इनके शासनकाल में जो दाऊ जी महाराज, दामोदर जी महाराज हैं, ये मथुरा से श्रीनाथ जी की मूर्ति लेके आए और द्वारिकादास की मूर्ति लेके आए। तो ये दोनों मंदिर भी आपको मिल जाएंगे। जो राज सिंह है श्रीनाथ जी, जो सिहाड़ में 1671 ईस्वी में, वह द्वारकाधीश को कांकरोली राजसमंद में प्रतिष्ठित यहाँ पे करवाते हैं, इनके समय, राज सिंह के समय। और उदयपुर में अंबिका माता मंदिर का निर्माण भी राज सिंह के द्वारा ही यहाँ पे करवाया गया। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है राज सिंह के बारे में। तो श्रीनाथ जी का मंदिर और कांकरोली में जो द्वारकाधीश का मंदिर है वो राजसमंद जी राज सिंह के द्वारा ही दोस्तों यहाँ पे बनवाया गया। अब महाराणा जय सिंह आते हैं अगले शासक। इनका जो शासनकाल रहता है दोस्तों 1680 से 1600 दोस्तों यहाँ पे 98 ईस्वी तक रहता है, 1680 से 1698। अब इसके समय है ना दोस्तों, देखो औरंगजेब के समय मुगल मारवाड़ संघर्ष चल रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इनके समय दो जो जय सिंह है ना, इनके समय दोबारा यहाँ पे संधि होती है 1681 ईस्वी में। ठीक है, 24 जून 1681 में वापस संधि होती है औरंगजेब और जय सिंह के मध्य। औरंगजेब भी अपना ध्यान दक्षिण भारत के दक्षिण राज्यों की ओर देना चाहता था। इसके तहत क्या किया गया, मांडल व बदनौर जजिया के बदले मुगलों को यहाँ पे सौंप दिए गए। 1600 राणा जय सिंह ने 87 से 91 के मध्य गोमती नदी पर जयसमंद नाम एक झील भी यहाँ पे बनवाई। ठीक है, तो झील का निर्माण कार्य भी करवाते हैं, जयसमंद झील का। अब अगर अपने बात करें दोस्तों महाराणा अमर सिंह द्वितीय, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट शासक आते हैं अमर सिंह द्वितीय, 1698 से 1770 इनका शासनकाल रहता है। 1681 ईस्वी की जो संधि है इसके द्वारा मुगलों को सौंपे गए जो भी मांडल है ये सारे दोस्तों वापस इन्होंने ले लिए। अब यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने वापस ले ली। अब ये सारी वापस लेके इसने क्या किया कि 1 लाख रुपए वार्षिक यहाँ पे देना स्वीकार कर लिया इनके बदले में कि हमारा राज्य वापस दे दो। अब 1707 में फिर उत्तराधिकारी युद्ध होता है, आजम और मुअज्जम के बने। मुअज्जम यहाँ पे जीत जाता है, जो महाराणा है वो तटस्थ रहते, किसी की ओर नहीं होते। बहादुर शाह प्रथम के रूप में ये शासक बनता है। नेक्स्ट अगर बात करें दिल्ली में, अब दोस्तों यहाँ पे एक जो विवाह, अब इस जो शासक बन गया, ठीक है, शासक बनने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे शासक बनते ही जो इधर मेवाड़ के शासक हैं, मेवाड़ के शासक जिनको अभी अपने पढ़ रहे कौन है, अमर सिंह द्वितीय। ठीक है, अमर सिंह एक तो महाराणा प्रताप के बेटे थे, अमर सिंह द्वितीय आते हैं ये। अब यहाँ पे अमर सिंह द्वितीय क्या करते हैं, इनका भाई आता है बख्त सिंह।
भगत सिंह, इनको इसके जो दिल्ली दरबार में भेज देते हैं बधाई देने। ठीक है, ये कोई पर्सन नहीं आएगा, वैसे ही याद रखना है। अब अमर सिंह क्या करते हैं, अमर सिंह की पुत्री आती है चंद्र कुंवरी, ये इसका विवाह कर देते हैं आमेर के शासक सवाई जय सिंह के साथ। ठीक है, तो ये चंद्र कुंवरी का विवाह जयपुर के शासक सवाई जय सिंह से हुआ। और एक यहाँ पे दोस्तों अह अहदनामा भी हुआ, जिसमें क्या है कि जोधपुर, जयपुर और मेवाड़ के शासकों के मध्य हुआ था, जिसके अनुसार मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न जो पुत्र होगा ना, वही आगे यहाँ पे क्या बनेगा, शासक। मतलब इन दोनों से उत्पन्न जो भी यहाँ पे पुत्र होगा वही आगे जैसे आमेर का शासक बना था। 1710 में फिर इनकी मृत्यु हो जाती है अमर सिंह द्वितीय की। ठीक है, बाकी अगर बात करें दोस्तों, इसके अलावा कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस जो अमर सिंह द्वितीय में, इतनी बातें आपको याद रखनी है। फिर संग्राम सिंह द्वितीय आ जाता है नेक्स्ट। 1710 से 1734 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। जो अब इसके शासक बनते ही दोस्तों, जो फर्रुख सैयद है, ये 7,000 का यहाँ पे मनसब देता है महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, इसको अपने आर्ट एंड कल्चर में भी कवर अप करेंगे कि मेवाड़ के प्रसिद्ध चित्रशैली कलीला दमना का विकास किस शासक के समय हुआ, तो संग्राम सिंह द्वितीय के समय हुआ। हुडा सम्मेलन की यहाँ पे रूपरेखा भी तैयार की। अब यहाँ पे क्या है कि मराठों का प्रभाव बहुत बढ़ गया था, इसके कारण है ना दोस्तों, जो मेवाड़ मारवाड़ सब आमेर के शासकों ने इकट्ठे होके मराठों के विरुद्ध दोस्तों यहाँ पे ये हुडा सम्मेलन रखा था। तो इसकी पूरी रूपरेखा इन्होंने तैयार की थी। इसके अलावा बात करें तो सहेलियों की बाड़ी आपने उदयपुर में सुना होगा, तो सहेलियों की बाड़ी इनके द्वारा ही निर्माण करवाया। वैद्यनाथ मंदिर जो सीसाराम में है, वो भी इनके द्वारा बनवाया गया। अगर अपने बात करें नेक्स्ट, महाराणा जगत सिंह द्वितीय अगले शासनकाल आते हैं, अगले शासक आते हैं सॉरी, जो महाराणा जगत सिंह द्वितीय। इनका शासनकाल की बात करें तो 1734 से 51 ईस्वी तक रहता है। अब दोस्तों जो हुडा सम्मेलन आता है जगत सिंह द्वितीय की, अगर अपने बात करें तो हुडा सम्मेलन आयोजित इनके समय किया गया, मेवाड़ के किस शासक के समय किया गया, ये पूछा जाता है एग्जाम में। जगत सिंह द्वितीय 17 जुलाई 1734 को किया गया, इंपॉर्टेंट है। अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा की गई, जगत सिंह द्वितीय। ये जो हुडा सम्मेलन है ये असफल रहा। अब आपको पूछ ले कि हुडा हुडा आपके भीलवाड़ा में जगह आएगी, भीलवाड़ा में पड़ता है। ठीक है, अब इनके शासनकाल में जो पेशवा बाजीराव प्रथम है, जो 1736 में आया था और चौथ कर है ना ये वसूलने लगा था। तो इसके चलते ही दोस्तों यहाँ पे ये क्या है कि मतलब मेन इनको क्या मराठों से ही दिक्कत थी। तो जो मराठे क्या है कि इनके शासन में भी हस्तक्षेप करने लग गए थे। अब नेक्स्ट अगर अपने बात करें इनके शासनकाल में, जो ये सब वही बात लिखी हुई है कि बाजीराव प्रथम आए और चौथ वसूलने लगे। जयपुर के जो उत्तराधिकारी संघर्ष है, इसमें माधो सिंह का ये साथ देते हैं मेवाड़ के शासक। अब अगर अपने बात करें आगे, प्रताप सिंह शासक बनते हैं द्वितीय, प्रताप सिंह द्वितीय और राज सिंह द्वितीय, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों जो अपने शासक पढ़ेंगे अगली क्लास में, वो हरि सिंह द्वितीय, स्वरूप सिंह, भीम सिंह, ये सारे शासक पढ़ेंगे, जिसके समय फिर ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों का शासन आ जाता है, शंभू सिंह, फतेह सिंह। और जो इनके साथ साथ दोस्तों जो आंदोलन चलेंगे, फिर लास्ट में जो शासक है वो भोपाल सिंह तक। मतलब नेक्स्ट क्लास में दोस्तों आपके ये क्या है कि मेवाड़ का इतिहास पूरा हो जाएगा अच्छे से। अगली क्लास में इसको अपने अच्छे से पूरा कर लेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।